हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई 2023 फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स जो कि जनवरी 24 को हुई थी एग्ज़ाम शिफ्ट 2 में। तो आई होप, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 नैनोमीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 नैनोमीटर वाइल द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स। तो ये आपका स्प्रिंग है, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। यहाँ पे आपका 200 ग्राम का ये मास है और ये सेंटर है, इस पर टाइटली ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है मास। ठीक है, इफ बॉडी मूव्स अबाउट सेंटर ओ इन ए सर्कुलर पाथ ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब फ्रिक्शन का कोई भी सीन नहीं है, with a constant angular velocity omega दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, then the ratio of extension in length in the spring to its natural length। तो घूमेगी ऑब्वियसली, तो स्प्रिंग क्या होगी, उसके अंदर फोर्स लगेगा, उस वजह से उसकी जो नेचुरल लेंथ है उससे जो लेंथ है वो चेंज होगी। तो चेंज लेंथ में और ओरिजिनल लेंथ में जो रेशियो है वो पूछा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, सर्कुलर मोशन में अगर ये मूव करेगा तो हम इसको रख सकते हैं mv² के बराबर, और स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स के एक्स होता है, तो mv²r। mv²r को हम m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। तो के एक्स इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, के एक्स इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, और r क्या हो जाएगा आपका, जो रेडियस में घूमेगा वो ऑब्वियसली स्प्रिंग की जो चेंज लेंथ होगी उसी के हिसाब से ना भाई। स्प्रिंग को आप इमेजिन करो, एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग के एंड पे आपने कुछ बांध दिया और उसको ऐसा हवा में गोल गोल आप घुमा रहे हो तो स्प्रिंग चौड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा। तो वही होगा, तो चौड़ी किसकी वजह से हो रही है, जो उस पर फोर्स लग रहा है mv²r, उसकी वजह से। तो m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो r हमारा l प्लस एक्स होगा। अब m की वैल्यू रख दो, ओमेगा की वैल्यू रख दो, l प्लस एक्स को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे भी आप k की वैल्यू रख दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से x/l, यही तो रेशियो पूछा था। ओरिजिनल लेंथ वॉज l और चेंज लेंथ वॉज x, तो द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन स्प्रिंग x टू नेचुरल लेंथ l, तो 5/7.5, तो ये आ जाएगा 2:3। तो 2:3 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मैच द कॉलम का ऑप्शन था, लिस्ट 1 को सेकंड के साथ मैच करना था। तो भैया सिंपल क्वेश्चन है, AM ब्रॉडकास्ट जो होता है आपका 540 हर्ट्ज टू 1600 हर्ट्ज। ठीक है, और FM का तो बहुत, देखो FM जो है वो आपका चलता है 88 से 108 के बीच में, है ना। आपने सुना होगा 99.3 FM, 99, तो वो मेगा हर्ट्ज में होती है वैल्यू। तो 88 से लेके 108 मेगा हर्ट्ज का जो बैंड है वो FM के लिए रिजर्व्ड है। तो ये FM के लिए हो गया। टेलीविज़न जो है आपका वो होता है, हाँ, तो टेलीविज़न जो है आपका वो 54 मेगाहर्ट्ज से 890 हर्ट्ज का। तो सिंपल याद करने वाली चीज़ें थी, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, एस वी इज इक्वल्स टू। तो भैया फ्रीक्वेंसी जो है ड्रॉप की वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सिंपल इस प्रॉब्लम को डायमेंशन एनालिसिस से आपको सॉल्व करना था। तो ये फ्रीक्वेंसी म्यू किसके बराबर है, आर ए, रो बी और एस सी। अब आर का फॉर्मूला, आर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की पावर 1, रो क्या होता है, मीटर, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m/l³ लिख लो या अभी v लिख लो, आगे चल के l³ लिख लेंगे, इसकी पूरी की पावर b। और सरफेस टेंशन आप याद रखना फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का लिखते हैं ml/t-2/l और c, बस। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1/t और t इनवर्स। अब इनको इक्वेट कर लो दोनों तरफ में, t की पावर -1 है इधर और इधर कितनी है -2c। ठीक है, तो -1 इसको -2c, तो c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ऐसे 3 इक्वेशन आपके लिए आएगी ना। एक l की इक्वेशन आई, a-3 भी, इधर l की कोई डायमेंशन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो a-3 भी 0 के बराबर, इधर b + c भी 0 के बराबर, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में m की कोई डायमेंशन है ही नहीं, लेकिन t की है। तो उसको इक्वेट करके जब सॉल्व करोगे तो आपके पास a की, b की और c की तीनों वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, a आ गया -3/2, b आ गया -1/2 और c तो यहाँ आ ही चुका था +1/2।
तो ऑप्शन सी सही था, सिंपल क्वेश्चन था, डायमेंशनल एनालिसिस, वो भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन आपको पता होना चाहिए, मतलब सरफेस टेंशन समझ के हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको फोर्स पर यूनिट एरिया कर दें, लेकिन आपने सही फार्मूला लगाना है तो आप कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था इस ओ पॉइंट पे इन दो हाफ रिंग्स की वजह से, और दोनों रिंग्स की जो चार्ज डेंसिटी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दी थी। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली ऐड हो जाता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू R2 रिंग की वजह से कितना होगा, KQ1/R2 है ना, KQ1/R2। अब यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल दो, लैम्बडा कितना होगा, Q1/पाई R2 है ना, 2πr2 तो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, तो आधे का कितना πr2, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाएगी। Q1 की वैल्यू क्या है, लैम्बडा इंटू πr2, तो यहाँ रख दो Q1 की वैल्यू लैम्बडा इंटू πr2, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो k लैम्बडा पाई, k की वैल्यू रख दो, k क्या है, k इज 1/4πε0, 1/4πε0 रखोगे तो λ/4π0 आ जाएगा ड्यू टू R2, और λ/4π4ε0 आएगा R1 की वजह से, दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल, तो λ/2ε0। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 1.5 × 10⁶ किलोमीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ ए इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम सन इफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इतना। तो उसकी डिस्टेंस बतानी है, तो आपको कैपलर्स लॉ पता होगा, जहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड ए सन इज गिवन बाय t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, जहाँ पे हम इलिप्स अगर माने तो ये मेजर एक्सिस होती है, और अगर सर्कुलर मोशन माने तो इसको रेडियस ले सकते हैं a को। तो बस आप t1 के लिए लिख दो फॉर्मूला, t1 किसका होगा, अर्थ के लिए, तो t1 = r1³ t2/r2³। पहले t1 के लिए लिखो, फिर t2 के लिए लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, t1 t2 की वैल्यू रख दो। भाई अर्थ के लिए तो टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, दूसरे वाले प्लैनेट के लिए 2.83 उसका स्क्वायर, और R1 अर्थ के लिए रेडियस दे रखी है 1.5 × 10⁶, R2 निकालनी है, R2³ सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा क्योंकि 1/3 या क्यूब पावर है, तो आराम से आप इसको ऐसे सॉल्व करके जो वैल्यू R2 की आएगी वो आएगी 3 × 10⁶ किलोमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, if Γ1 be the ratio of molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume of monoatomic gas, and Γ2 similar ratio of diatomic gas, consider the diatomic gas molecule as a rigid, then the ratio of Γ1/Γ2। तो गामा दे रखा है Cp/Cv, ठीक है, और गामा Cp/Cv, Γ1 क्या है, Cp/Cv ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, और Γ2 है Cp/Cv ऑफ डायटोमिक गैस। अब जो गामा होता है ना, इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2/f, ठीक है, जहाँ पे f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो Γ1 कितना हो जाएगा, 1 + 2/3, तो 5/3, ठीक है, और डायटोमिक गैस के लिए गामा होता है 7, तो 1 + 2/7, तो 7/5, और Γ1 Γ2 का रेशियो पूछा था, निकाल लो 25/21, 25/21, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ, बिल्कुल सही है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज हाइट h अबव द सरफेस एंड डेप्थ d बिलो द सरफेस, तो नहीं ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, g मैक्स होता है सरफेस पे, आप सरफेस से ऊपर भी जाओगे या सरफेस के अंदर भी जाओगे तो g की वैल्यू कम होती है, लेकिन जितनी ऊपर जाने पे, अगर सेम डिस्टेंस ऊपर गए हो और उतनी डिस्टेंस नीचे आए हो तो वहाँ पे g सेम नहीं होता है, ठीक है। तो अगला EMF से आपका क्वेश्चन था, मेटालिक रॉड ऑफ L इज रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B अबाउट ए एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ ए रॉड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द इंड्यूस्ड EMF विल बी, इसके अंदर कितना इंड्यूस EMF होगा वो निकालना है हमने। तो EMF आपको पता है, फैराडे लॉ से EMF क्या होता है, -d∅b/dt, और φb क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट है, तो B तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dA/dt। अब एरिया कितना स्वेप्ट करेगा ये, उसका हमको फॉर्मूला लिखना है, तो ये है, आप इसमें पोलर कोऑर्डिनेट लगा दो, r dr d थीटा, ठीक है।
डी ए की जगह आएगा आर डी थीटा, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू एल, तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा ओमेगा, और यहाँ पे एक आर रहेगा, है ना, तो यहाँ पे एक आर रहेगा, ठीक है, तो आर डी आर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और लिमिट रखोगे तो एल स्क्वायर बाय 2 रखोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मॉड की बात करें तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इफ़ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सिंपली दोनों वेक्टर का आई के साथ, जे के साथ, के साथ, ध्यान रखना है बस ये एम का हमको, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एम की वैल्यू 2 आएगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब 4 आपको यहाँ फ्री के नंबर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सिंपल भी आपको चीज़ें पता है तो हो रहा था क्वेश्चन। उसके बाद ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, ये आपका EMT से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ EM वेव गिवन है, देन द करेक्ट रिलेशन ऑफ E0 एंड B0, तो आपको याद रखना है E0 और B0 का जो रेशियो होता है ना वो C के बराबर होता है, और C होता है आपका ओमेगा बाय के, तो देख लो फोर्थ E0 बाय B0 करोगे तो ओमेगा बाय के ये आ रहा है फोर्थ ऑप्शन से, तो सिंपल है फॉर्मूले, अगर आपने अच्छे से लिखे हैं चैप्टर के, उनको रिवाइज करा है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको निकालना था कि भैया बताओ गेट कौन सा होगा, तो ये नैंड गेट होगा। क्यों होगा नैंड गेट, देखो आप इस A1 और एक काम करो, पहले दोनों ही बंद हैं, दोनों ही बंद है, तो 5 वोल्ट है, ये अर्थ में नहीं जाएगा, बल्ब ग्लो होगा, तो 0 0 मतलब ये भी 0, बंद को हम 0 लेंगे ना ऑब्वियसली, A1 भी बंद है B1 भी बंद है, तो 0 0, तो 0 0 पे आउटपुट 1 मिल रहा है, 1 आउटपुट का मतलब बल्ब ग्लो हो रहा है। फिर एक को क्लोज करो, A1 को क्लोज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी बल्ब ग्लो करेगा, भाई ज़मीन में नहीं जा रहा ना वोल्टेज, ये तो बंद है। B1 को बंद करो, A1 को खुला रहने दो, तब भी ज़मीन में वोल्टेज नहीं जाएगा, 5 वोल्ट हाई वोल्टेज इस पर जाएगा, तब भी बल्ब जलेगा। लेकिन अगर दोनों को क्लोज कर दोगे तो सारा वोल्टेज ज़मीन में चला जाएगा, क्योंकि अर्थिंग है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये आपकी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको लगाना था, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केस ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख लेते हैं, लैम्बडा क्या होता है H/P, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो P²/2m, जहाँ पे P मोमेंटम है तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2m ke, यहाँ उठा के रख दो H/2m ke। अब अल्फा के लिए मास कितना होता है m अल्फा कितना होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। फिर लैम्बडा प्रोटॉन की बात करें तो वो तो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो H/2mp ke, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो H/2me ke, ठीक है। तो सबसे कम तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आपको पता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ उसकी होगी। फिर उसके बाद सबसे कम मास किसका है, प्रोटॉन का मास कम है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का तो प्रोटॉन के 4 गुना मास होता है, तो फिर लैम्बडा पी आएगा, सबसे एंड में लैम्बडा अल्फा है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस parallel to principal axis, the different color of light converge at different point on the principal axis after diffraction, this is called, देखो डिफरेंट कलर्स की बात हो गई ना, तो वो क्रोमेटिक एब्रीविएशन होगा। क्रोमेटिक का मतलब ही होता है डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो बिना सोचे समझे आपको क्रोमेटिक एब्रेशन पे आपको टिक करना था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में सोलोनॉइड दिया है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, B = μ0 ni, सारी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अगला देखो 16 में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो यार अब देखो ये एरिया कितना है, 2 × 8 16, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये देखो 16, इधर नेगेटिव एरिया है तो -8 + 16 -8, तो ये लिख लिया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 16। अब जो नेगेटिव वाले हैं ना, डिस्टेंस लिखने के लिए नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये तो डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस पॉजिटिव है भाई,
ए से बी पॉइंट पे गया और वापस ए पॉइंट पे आ गया तो डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस तो ए से बी गया और बी से ए आया तो डिस्टेंस कितना होता है, डबल हो जाता है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। वही वाली चीज़ है कि नेगेटिव डिस्टेंस साथ जैसा तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस देखना है तो आप ये देखो कि आपने गाड़ी के ऊपर मीटर लगा दिया, वो कहीं भी चले उसका टायर जितना चलेगा उतना वो मीटर रीडिंग शो करेगा, तो वो क्या है, वो डिस्टेंस है भाई। जितनी गाड़ी चलेगी उतना मीटर शो करेगा, कहाँ गया कहाँ से आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे, दोनों का रेशियो लोगे तो 1:3 आएगा। 16 इज करेक्ट आंसर। 17 पे आ जाओ। N4 फोटोन इमिट हुआ है N4 और N1 लेवल से, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी थी। बड़ा ही सिंपल है। हाइड्रोजन एटम में आप एनर्जी कितनी होती है, -13.6 eV/n²। 4 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, दोनों को माइनस करो, उस उतने एनर्जी का फोटोन निकलेगा तो वो 12.75 आई। उसको SC/λ रख दो, न्यू को लिख सकते हो ना SC/λ, सारी वैल्यूज पुट कर दो, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 94.1 नैनोमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, नीटली और केयरफुली कैलकुलेशन करनी थी आपको इन क्वेश्चंस में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, फाइंड आउट। स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, बिल्कुल स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई, तो बिल्कुल बोथ ए, इसमें जो है आपका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन, अच्छा खासा इलास्टिक होता है। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स से। तो इन आइसोथर्मल चेंज द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो भैया आप लिख लो PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो। अगर इसमें दिया नहीं है कि आइडियल गैस है लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है तो PV = nRT, T कांस्टेंट होगा तो PV कांस्टेंट के बराबर, तो P ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, V नीचे आएगा तो P कांस्टेंट बाय V, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पहली चीज़ तो ये आ गई, तो ग्राफ इसी नेचर का होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता। अभी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे ही स्लोप कम होगा। PV में स्लोप कम होगा तो किस तरफ स्लोप कम हो रहा है, देखो टेम्परेचर T3 ज़्यादा है तो यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पे T3 अंदर है, यहाँ तो स्लोप बढ़ रहा है ना, ज़्यादा स्टीप है ना ये, इधर जितना आगे चलते जाओगे उतना स्टीपनेस कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 3 है ना ये, हाँ। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना था। इसमें A single turn coil loop in the shape of right angle triangle with side 5, 13, 12, ये आपको साइड दी थी राइट एंगल ट्राइंगल की, इसमें 2 एम्पियर का करंट बह रहा है इसके अंदर और मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग 13 लेंथ के अलॉन्ग, तो इस 5 वाले पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले ध्यान से पता होने चाहिए, एक जगह लिखे होने चाहिए और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस इसलिए नहीं कि आपको पता पड़ जाए चीज़ें, प्रैक्टिस इसलिए होती है कि आप ढूंढ पाओ पर्सनल लेवल पे आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चा अलग गलती करता है, हर बच्चे के अलग सीखने की पावर होती है। जो आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है, बैठ या प्रैक्टिस करो, बिल्कुल डिस्टर्ब मत हो, 3, 4, 5 घंटे जितने घंटे आपको सुबह सुबह बैठ के करो, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो F = I L × B होता है, FILB sin थीटा हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो ILB सबकी वैल्यू रख दो, इस ट्राइंगल में sin थीटा कितना हो जाएगा भाई, sin थीटा हो जाएगा 12/13 रख दो वैल्यू, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 23 करते हैं, फिर 26 करेंगे, ठीक है, अभी तो है क्वेश्चन। चलो तो ये हो गया। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है, आप कर ले जाओगे। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फोकल लेंथ एंड 18 सेंटीमीटर, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, कितनी होगी, तो लेंस मेकर फॉर्मूला पहले आप एयर के लिए लगाओ, ठीक है। एयर में N2 कितना होगा 1.5 और N1 एयर है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आएगी, इसमें आपको फोकल दे रखा है 1/18। दूसरी बार आप जब लेंस को
पानी में ले जाओगे तो N2 कितना हो जाएगा, N2 ग्लास जो लेंस है, भाई लाइट पानी से ग्लास में जाएगी तो N2 ग्लास होगा तो 1.5, और वाटर का कितना दे रखा है 4/3, तो ये रख देना -1। तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स से सिंपल, दोनों को सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ इन वाटर 72 आएगी, और पूछा है चेंज, तो पहले 18 दी थी, ये 72 हो गई, दोनों का चेंज निकालोगे तो 56, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि भाई आपने क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे 72 लिख के आ जाएंगे, देखेंगे नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैपेसिटर का क्वेश्चन था, है ना, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन, तो उसकी कैपेसिटेंस 15 पिकोफेरेड है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बिकम ट्वाइस एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक 3.5। तो अब नया कैपेसिटेंस x/4 पिकोफेरेड है, तो x की वैल्यू बताओ। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = एप्सिलॉन A/D, पहले दे रखा है 15 पिकोफेरेड, तो A एप्सिलॉन D की वैल्यू 15 पिकोफेरेड। दूसरी बार में K डायरेक्टली डाल दिया तो K से एप्सिलॉन AK/D2 हो जाएगा कैपेसिटेंस, D2 है 2D, तो 2D और K की वैल्यू 3.5, ठीक है। और C1 और C2 दोनों का रेशियो ले लोगे, C1 C2 का रेशियो लोगे तो C2 की वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 15 पिकोफेरेड/2, तो ये वैल्यू रख दोगे तो ये आएगी कुछ 3.5/2 इंटू C1, या पूरा आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो 105/4, थोड़ा स्मार्टली x/4 के टर्म में पूछा है ना, तो आप उसको इस तरीके से थोड़ा सा आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। देखो मैंने यहाँ इस इक्वेशन में ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 4 हो गया, ऊपर 7 हो गया, और C1 की वैल्यू रखती 7 इंटू 15 105, तो 105 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये SHM कर रहा है एक स्प्रिंग में कोई मास, तो इफ़ मास इज इंक्रीज, मास को 3 kg से इंक्रीज कर दिया है और टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है 1 सेकेंड से, तो वैल्यू ऑफ आपको मास निकालना था। तो दो इक्वेशन बना लो, टाइम पीरियड कितना होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का 2πm/k, ठीक है, के जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, पहले 1 सेकेंड दे रखा है, दूसरी बार में मास को m+3 कर दिया तो हो जाएगा t+1 मतलब 2 सेकेंड। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल सा m की वैल्यू बना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, सिंपल आपको पता होना चाहिए, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत जानकारी आपको नहीं चाहिए इसके अंदर, सिंपल आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो पहले mr²/2 लिखा, उसके बाद यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस r एंड लेंथ हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ऑफ r/2 and length L/2 is carved out of the original cylinder. If I2 is the moment of inertia of the carved out portion, then I1 and 2। तो भैया एक L/2 और R/2 का सिलेंडर उसमें से निकाल लिया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पहले जो पूरा बड़ा सिलेंडर था उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है। तो पहले वाले का तो मैंने लिख दिया mr²/2, लेकिन अब मास चेंज हो जाएगा, अब नया मास कितना हो जाएगा जो उसका आया है, ठीक है, तो वो मास आपको पता होना चाहिए। तो भैया उसका वॉल्यूम कितना होगा, πr²h, r की जगह r/2 रखोगे, l की जगह l/2 रखोगे, है ना, और पहले वाले की यूनिट डेंसिटी m/πr²l, तो m/8 नए वाले का मास आ जाएगा, उसको रख दो mr²/2 में, नया r/2 है तो mr²/32 ये हो जाएगा, तो I1/2 करोगे तो 32 आंसर आएगा आपका। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चन को, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। इफ़ द कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो यार देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भैया उसकी डिपेंडेंसी क्या है, जो फैक्टर्स दिए हैं उस पर, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने फॉर्मूला पता पड़ गया ना, R/ρL/A होता है, ठीक है। तो अब RMS एरर कैलकुलेशन, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, देखो मैं बताता हूँ, R को dr/r लिखो, और इसको एरिया जो है ना, इस एरिया को आप क्या लिख सकते हो, πr², r क्या है, एक लेंथ है, ठीक है, तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे लेंथ का स्क्वायर है, तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, लॉग ले रहे हो, ठीक है। तो L -
एल माइनस एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर का जो होता है 2l होता है, ठीक है। तो भैया इसमें डेल आर बाय आर और अंडर रूट, आर एम एस एरर जब निकालते हैं ना तो अंडर रूट जो क्वांटिटी ये है इसका स्क्वायर माइनस या प्लस यहाँ जो क्वांटिटी है ना, अगर नीचे क्वांटिटी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस और इसकी स्क्वायरिंग है तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2l का होल स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा एल बाय एल आपको दे रखा है 20%, तो डेल्टा एल बाय एल 20%, इधर भी डेल्टा एल बाय एल है तो ये भी 20%, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1600, 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400, अंडर रूट 2000 होगा 44.72%। तो 44.72% मतलब 44% इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स। इस RMS एरर में और मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट करोगे आपको लगता है इस पर करना है तो मतलब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इतने आसानी से नहीं समझ आएगा, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे तो मैं बनाऊँगा इसके ऊपर वीडियो, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।